हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ क्लासेज विथ यश राय। आज से हम लोग विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर चलेंगे मित्रों। यह सभी प्रश्न पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा आएगा। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे, यूपी बोर्ड परीक्षा को नस्ते नाबूद करने की सामग्री है मित्रों। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन ही, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं? अति सरल शब्दों में मैंने परिभाषा को लिखा है मित्रों, जिसे याद करना बहुत ही आसान है। तो ध्यान से प्रश्न को देखिएगा और उत्तर को नोट में लिखिएगा। इसे मूवी या सॉन्ग की भांति मत देखिएगा, इसको अच्छे से नोट डाउन करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यह सभी प्रश्न आपके पेपर में 100% आने वाले हैं, लिख देते हैं मित्रों। तो चलिए, ऑक्सीकरण अपक्रिया किसी तत्व या यौगिक में ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। अगर कोई ऋण विद्युतीय तत्व किसी यौगिक में जुड़ रहा है तथा धन विद्युतीय तत्व का अलग होना, ऑक्सीकरण कहलाता है मित्रों। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसा कि एक एग्जाम्पल, परीक्षा में एग्जाम्पल लिखना मत भूलिएगा, बिना एग्जाम्पल के आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो आप समझ गए, किसी तत्व या यौगिक में ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना तथा धन विद्युतीय तत्व का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है। यानी कि ऑक्सीजन क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व है। तो आगे देखेंगे मित्रों, इसी प्रकार आगे अपचयन अपक्रिया, यानी किसी तत्व या यौगिक में धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। अगर किसी यौगिक में कोई धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तथा ऋण विद्युतीय तत्व का अलग होना क्या कहलाता है? अपचयन अपक्रिया कहलाती है। अगर कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण, अगर कोई धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तो अपचयन। इस प्रकार आप याद रखेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का अगर हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और जल बन जाता है। अर्थात यह अपक्रिया क्या है? अपचयन अपक्रिया है। अब इसमें धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना तथा ऋण विद्युतीय तत्व का अलग होना, यानी कॉपर से ऑक्सीजन, कॉपर तो धन विद्युतीय तत्व है और इसमें से ऑक्सीजन जो है ऋण विद्युतीय तत्व है, ऑक्सीजन अलग हो गया। अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन जल के हाइड्रोजन के साथ जाकर जल का निर्माण कर लिया। अतः यह अपक्रिया क्या है? अपचयन अपक्रिया है। तो यह प्रश्न पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यान से देखकर प्रश्न को नोट कर लीजिएगा मित्रों। आगे एक प्रश्न पिछली बार पेपर में पूछा था, संकर लवण किसे कहते हैं? यह प्रश्न रिपीट होगा मित्रों, याद रखिएगा। यह प्रश्न पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न को भी ध्यान से देखिएगा। वह लवण वह लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसह संयोजी बंध बनाते हैं। कहने का तात्पर्य, कोई लवण या आयन उदासीन अणु या किसी धात्विक धनायन के साथ उपसह संयोजी बंध बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर लवण कहते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड को ध्यान से देख लीजिए और इसके अणुसूत्र को भी देख लीजिएगा। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे K2 FeCN का होल 6। तो यह सूत्र याद रखिएगा और यह परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वहीं अगला क्वेश्चन है मित्रों, धावन सोडा बनाने की विधि एवं रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण बताइए। अब यह प्रश्न, यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, चाहे धावन सोडा पूछ ले आपसे, चाहे बेकिंग सोडा पूछ ले, आपको एक इसमें से तैयार करना है मित्रों। तो मैं धावन सोडा
बनाने की विधि और रासायनिक गुण, भौतिक गुण, इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इनको ध्यान से देख लीजिए। धावन सोडा का रासायनिक नाम पहले जान लेते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, याद रखेंगे। और अणुसूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O, इसे याद रखिएगा मित्रों। अब इसको बनाने की विधि पेपर में पूछी जाती है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को बनाने की विधि क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर कास्टिक सोडा के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करें तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट। यानी कास्टिक सोडा के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जैसा कि यहाँ इक्वेशन के माध्यम से दिखाए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अब इसमें CO2 प्रवाहित किया गया, यानी कि दोनों को जब मिलाया तो सोडियम कार्बोनेट बना और इसमें से जल अलग हो गया। और कहा गया है जब सोडियम कार्बोनेट यानी इस यौगिक को जब आप क्या करेंगे, ज़्यादा ठंडा करेंगे, अत्यधिक ठंडा किया जाता है, तो यह सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात अगर आपको कास्टिक सोडा बनाना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करिए, और जब तैयार हो जाएगा तो उसे अत्यधिक मात्रा में ठंड कर दीजिए, और जब अत्यधिक ठंडा कर देंगे तो वह सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा। अब इसके कुछ भौतिक गुण हैं, देख लेते हैं ध्यान से। अगर भौतिक गुण की बात करें तो यह जल में विलय होकर ऊष्मा प्रदान करता है, जल में विलय होने के बाद ऊष्मा प्रदान करता है। दूसरी बात, यह सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है, यह भी याद रखेंगे। इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। इसे शुष्क वायु में रखने पर क्रिस्टल जल के अणु निकल जाते हैं, अर्थात यह पुनः सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, तो याद रखिएगा इस बात को। अब इसके रासायनिक गुणों के बारे में जान लेते हैं मित्रों। रासायनिक गुण की बात करें तो अम्लों से अपक्रिया करने पर, यानी कि सबसे पहला अगर किसी भी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो धावन सोडा को जब अम्लों से अपक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है, तथा CO2 गैस मुक्त करता है। तो CO2 गैस को क्या करेगा? रिलीज कर देगा मित्रों। तो याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट को हमने H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड से जब क्रिया कराया तो हमें सोडियम सल्फेट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? सोडियम सल्फेट। और इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से क्या हो गया? रिलीज हो गया। अर्थात जब भी किसी अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे धावन सोडा का, तो वह जल तो बनाएगा ही बनाएगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? मुक्त करेगा। तो याद रखिएगा इस बात को। आगे देखते हैं ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है धावन सोडा पर, इसे जान लेते हैं। धावन सोडा को गर्म करने पर यह क्रिस्टलीय जल के सभी अणु खो देता है, यानी इसके अंदर जितने भी जल होते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के अंदर जितने भी जल होते हैं, उन सभी जल के अणुओं को खो देता है तथा निर्जलीय बन जाता है। अब कैसे बनता है, ध्यान से देखिए इक्वेशन में। अगर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम गर्म करते हैं, यह चिन्ह किसका है? गर्म करने का मित्रों। गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट हमें मिल जाएगा, और इसमें से जो जल होता है वो अलग हो जाता है, तो इसी को कहते हैं निर्जलीकरण करना। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। अब आइए इसके उपयोग के बारे में जान लेते हैं। अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। पहली बात याद रखेंगे, धावन सोडा का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। दूसरा, कपड़े धोने में, बर्तन की साफ सफाई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, जल की कठोरता को दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं रंजक बनाना, अब रंजक क्या है मित्रों? डाई बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला चौथा क्वेश्चन आज का देखते हैं,
यहाँ से यह प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है, तो इसे भी ध्यान से देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग का वर्णन करें। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि जान लेते हैं। पहले तो इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कहते हैं, अर्थात CaSO4 इंटू हाफ H2O। यह इसका अणु सूत्र है मित्रों, याद रखिएगा इसे। अब बनाने की विधि पर ध्यान देते हैं। बनाने की विधि क्या है? यदि जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, अगर आप जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो पीओपी प्राप्त हो जाएगा। अब पीओपी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अब इसका इक्वेशन बहुत ही आसान होता है मित्रों, आप पेपर में तुरंत लिख देंगे कि जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पीओपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। अब इसको 373 केल्विन पे गर्म किए, अब यह CaSO4 इंटू हाफ H2O में कन्वर्ट हुआ और इसका 3/2 जल जो है बाहर हो गया, अर्थात ये क्या बन गया? पीओपी बन गया। तो इसको बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। आइए इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। तो अस्पताल में टूटी हड्डी जोड़ने में काम आता है, क्योंकि इससे प्लास्टर किया जाता है मित्रों। इसकी कच्ची प्लास्टर करके जिनके हाथ पैर टूटे होते हैं उन पे कच्ची प्लास्टर करके उसको जोड़ने का काम करता है ये। तो दूसरा खिलौना तथा मूर्तियां बनाने में उपयोग किया जाता है। तीसरा चाक बनाने की काम आता है। चौथा दांतों के प्लास्टर बनाने में काम आता है और घरों की पुताई में भी उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के इतने उपयोग हैं मित्रों, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे जो कि आपके पेपर में आ रहा है इस साल, सक्रियता श्रेणी, तो याद रखिएगा 100% इम्पॉर्टेंट है मित्रों। आज के जितने भी मैंने प्रश्न लिए थे वो सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, आप अच्छे से नोट डाउन करके इसको तैयार कर लेंगे। आगे बात करें सक्रियता श्रेणी की। सक्रियता श्रेणी क्या है? तो ध्यान से जान लीजिए। धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर एक सूची बनाई गई। धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर एक सूची बनाई गई जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में अर्थात घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब इसमें जो धातु हैं उन धातुओं का घटता हुआ क्रम कैसे है, तो ध्यान से देख लेते हैं मित्रों। सबसे अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वो इसमें पोटेशियम को माना गया है। पोटेशियम सबसे क्रियाशील तत्व है। अब पोटेशियम के बाद यह क्रम याद रखिएगा, पेपर में जैसे मैंने लिखा इन शब्दों को वैसे आप तैयार रखेंगे और इसी क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। अब इसके बाद है मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। यानी सबसे कम क्रियाशील जो तत्व है वो आपका है गोल्ड और सबसे अधिक क्रियाशील जो तत्व है वो है पोटेशियम। तो इस प्रकार इन तत्वों को एक श्रेणीबद्ध तरीके से रखा गया है जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। वीडियो कैसा लगा मित्रों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो लिखिएगा। धन्यवाद।